Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of January 2021. तो आज है तारीख 12 जनवरी 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोग को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। देखो बाय चांस अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो इस चैनल का लिंक डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, टेलीग्राम लिंक के नाम से लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे, चैनल ओपन हो जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो आप। देखो मैं ज्वाइन करने को बार बार इतना कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है और डेली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सारी वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको यूट्यूब से ना मिले तो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और थर्ड थिंग यहाँ पे आपको डेली जो डेली करंट अफेयर की वीडियो होता है उसका पीडीएफ भी मिल जाता है, यानी ढेर सारी पीडीएफ्स, बहुत सारा बैकग्राउंड एनालिसिस, कंटेंट्स, वीडियो का नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। तो आपको जाकर ज्वाइन करना है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में है, कोई इसका चार्ज वगैरह नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। देखो हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन आप लोगों को जो कि मैप में जाकर देखना है वो है ब्राज़ील। ठीक है, आज आपको कहाँ पे मैप में जाकर क्या देखना है, ब्राज़ील को। ठीक है, तो देखना है कहाँ क्या है ब्राज़ील की एग्जैक्ट लोकेशन है, और साथ ही साथ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बाद क्या क्या इसके पास आसपास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई आइलैंड कुछ भी चीज़ हो। ओके, तो गाइज जिसको नहीं मालूम है वो जाकर मैप में एक बार अच्छी तरीके से नज़र मार ले, फिर उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में टाइप करें जिससे कि वो लंबे समय तक याद रख पाएगा। ओके, नाउ अब आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहला आर्टिकल, फार्मर्स प्रोटेस्ट में यानी फार्म बिल्स में थोड़ा सा अपडेशन, वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में सरकार से बोल दिया है, क्या बोला कि जो ये फार्म लॉज हैं, आपने ये जो फार्म बिल्स पास किए हैं ये तीनों, उसके ऊपर आप स्टे लगा दो, उन्हें अभी के लिए रोक दो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है उन्हें अभी के लिए रोक दो, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, देखने को मिल रहा है लैक ऑफ फार्मर्स जो है काफ़ी, आप कह सकते हो ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। और आप लोगों को मालूम होगा 5 महीने से ये प्रोटेस्टिंग लगातार जारी है, और उसके बाद आप लोग देखने को मिलेगा कि इतनी ठंड पड़ रही है तब भी यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं सारे फार्मर्स। तो फिर इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में बोला कि भाई, सरकार से बोला, जो सेंटर है जिसने ये फार्म बिल्स को पास किया था, उससे बोला कि भाई अभी के लिए इनके ऊपर रोक लगा दो, अभी के लिए फार्म लॉज को स्टे कर दो। ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोली कि इसको स्टे करने के बाद एक कमेटी बनाओ। कमेटी बनाने के बाद जो है, सॉरी, कमेटी बनाने के बाद जो है, स्पेलिंग गलत हो गई थी। फिर उसके बाद क्या करना है, आप लोग कमेटी बनाना हो, कमेटी बनाने के बाद जो है सारे के सारे जितने भी आप कह सकते हो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल कर आते हैं उस कमेटी के थ्रू बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई मंडे में एक दो चीज़ें बता दी, एक तो स्टे कर दो अभी फार्म लॉस को, सेकंड चीज़ यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाओ। ठीक है, और इंडिपेंडेंट कमेटी बनाने के बाद इन फार्म लॉस का एक सॉल्यूशन निकालो। तो अभी हम तो यहीं तक पहुंचे हैं, देखेंगे आगे क्या होगा, आगे क्या होता है, क्योंकि देखो अभी तक क्या हो रहा है कि ना फार्मर्स पीछे हट रहे हैं ना सरकार पीछे हट रही है। फार्मर्स की मांग है उन तीनों फार्म बिल्स को हटा दिया जाए, रिपील कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो सरकार है वो भी यहाँ पे इसको फार्म लॉस को रिपील नहीं कर रही है अभी तक यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आ पा रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कुछ अपना बताया है, तो देखेंगे आगे हम लोगों को क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इसके बराबर में आर्टिकल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या हो क्या रहा है, मतलब सरकार का काम देखो, 1364 करोड़, ठीक है, 1364 करोड़ रुपीस जो है दे दिए गए हैं रॉन्ग बेनिफिशरीज को अंडर द पीएम किसान स्कीम। आप लोगों को मालूम होगा पीएम किसान स्कीम लाई गई थी, ठीक है, जिसके अंदर फार्मर्स को पैसे देने की बात करी गई थी, 6000 रुपीज़ पर ईयर यहाँ पे फार्मर्स को इनकम जनरेट करी जाएगी, सरकार जो है देगी। तो गवर्नमेंट का ये काम देखो, गवर्नमेंट ने 1364 करोड़ रुपए, इतना बड़ा अमाउंट जो है उन लोगों को दे दिया जिनको ज़रूरत ही नहीं थी, जो डिजर्विंग ही नहीं थे। ठीक है, रॉन्ग बेनिफिशरीज को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पे ये काम देख सकते हो आप।
तो इतना बड़ा अमाउंट रॉन्ग बेनिफिशरीज को ट्रांसफ़र हो चुका है इस स्कीम के अंडर में। तो यहाँ पे सरकार को अपने काम को थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव करना पड़ेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस बेनिफिशरी के अंदर, इस स्कीम के अंदर कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, 11 करोड़ बेनिफिशरीज इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पे काम ये करना है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो पीएम किसान स्कीम आई थी, इसमें 6,000 रुपये पूरे साल के हर फार्मर की, हर किसान की फैमिली को दी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें से आप देख सकते हो कि सरकार का ऐसा काम हुआ है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है गलत लोगों को ट्रांसफ़र हो चुका है, जो कि डिज़र्विंग नहीं थे, जिन्हें ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे अब जो डिज़र्विंग थे उन्हें ये अमाउंट ट्रांसफ़र होता तो कुछ अलग ही बात होती। ठीक है, काफ़ी हद तक लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता। तो ये काम है और सरकार को अपने काम के अंदर सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला है। और ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है, जो केंद्र सरकार है उसने ऑर्डर कर दिया है 11 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। अभी आप लोगों को मालूम है दो वैक्सीन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मेड इन इंडिया वैक्सीन कहा जाता है उन्हें। और वो कौन कौन सी वैक्सीन है मैं आपको बता देता हूँ। एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। ठीक है, दूसरी कौन सी है, ये कोविशील्ड। तो दोनों वैक्सीन आजकल ट्रेंडिंग में है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने बात भी करी है कि 16 जनवरी से इन दोनों वैक्सीन से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो सेंटर है उसने ऑर्डर कर दिया कि भाई 11 मिलियन डोज जो है कोविशील्ड के बनाए जाएं और 11 मिलियन डोज चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस करा जो स्टेट गवर्नमेंट है would not have to pay for vaccinating the priority group of 3 करोड़ हेल्थ केयर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। देखो सबसे पहले जो वैक्सीनेशन किसे दिया जाएगा, सबसे पहले जो हमारे आप कह सकते हो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। देन उसके बाद जो 50 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको दी जाएगी। देन उसके बाद और लोगों को देने की बात करी गई है। तो यहाँ पर उस वैक्सीन के बारे में बताया गया और साथ ही साथ इसका आप रेट देख सकते हो। कोविशील्ड ये कितने रुपए की होने वाली है, 210 रुपये एक डोज के होंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी भी होगी। ठीक है, तो 210 रुपये पर डोज की ये वैक्सीन होगी और 11 मिलियन डोजेस का इसमें ऑर्डर दे चुके हैं। और ये 210 रुपये पर डोज है, तो उससे बताया भी जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है एक हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, काफ़ी हद तक लोग ईजिली जो है अपने परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ पर ईजिली लोग ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल इस सेम पेज पर यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा। मैंने आपको कल बताया था कि जो पाकिस्तान है, सॉरी पाकिस्तान कह रहा हूँ, जो चाइना है, चाइना का एक सोल्जर हमारे जवानों ने, ठीक है, हमारे इंडियन आर्मी ने चाइना के एक सोल्जर को कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था। आपको मालूम होगा एलएसी पर, मैंने कल ही बताया था। तो अब यहाँ पर ये आर्टिकल आ रहा है कि जो पीएलए सोल्जर है उसको वापस दे दिया गया है चाइना को, उसको हैंड ओवर कर दिया गया। पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी। ठीक है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी का सोल्जर था जिसे हमने पकड़ा था लास्ट फ्राइडे को, उसको वापस जो है चाइना को दे चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो हैंड ओवर कर दिया है। उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल आप कह सकते हो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया। आया था सोल्जर, पकड़ा था, उसे हमने वापस रिटर्न कर दिया। नाउ बढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 3 के ऊपर आएंगे और पेज नंबर 3 पे यहाँ पे आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्या बताया जा रहा है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो सबसे पहले होने वाले हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन की लाइन में। जैसे हम लोगों ने कवर कर लिया, मैंने आपको बताया था 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। जो ये 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये सबसे आगे रहने वाले लाइन में, सबसे पहले इन्हें वैक्सीनेशन वगैरह दिया जाएगा। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे पास और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। और पेज नंबर 8 पे देखोगे यहाँ पे ये वाले आर्टिकल्स जो कि पेज नंबर 1 पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वही वापस रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया फार्म लॉस के लिए, ये हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद जो पीएम किसान की स्कीम है उसके अंदर गलत लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करा गया, ये भी हम लोगों ने अभी देखा। उसके बाद यहाँ पे एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा कि जो केंद्र सरकार है उसने ऑर्डर करे हैं 11 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन, ये भी हम लोगों ने अभी देखा। नेक्स्ट इस वाले आर्टिकल को भी देख लेते हैं, साथ ही साथ ये भी यहाँ पे क्या बताया गया है। देखो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं आप पोल्ट्री मार्केट्स को बंद करो। पोल्ट्री मार्केट्स यानी जो चिकन वगैरह मिलता है दुकानों पे, उनको बंद ना करा जाए। अब यहाँ पे बात क्यों हो रही है, ये कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है,
ये रिलेटेड है बर्ड फ्लू से। देखोगे काफ़ी हद तक बर्ड फ्लू फैलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर बर्ड फ्लू फैलता हुआ नज़र आया, और ज़्यादातर देखने को भी मिलता है चिकन के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर बर्ड फ्लू ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे बताया सरकार ने कि ज़रूरत नहीं है कि आप इन मार्केट को जो है पूरी तरह से शट डाउन करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरकार ने बोल दिया है ना। उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 9 पे यहाँ पे आर्टिकल एक और नज़र आएगा। अभी हम लोगों ने कवर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई स्टे कर दिया जाए फार्म लॉज को। सेकंड चीज़, कमेटी बनाई जाए और कमेटी के थ्रू जो है जितने भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनको आप कह सकते हो उनको सॉल्व करा जाए। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे क्या है, फार्मर ने रिजेक्ट कर दिया कोर्ट का प्रपोजल, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बोला था कमेटी बनाई जाए, फार्मर ने सीधे सीधे मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो यही आप लोग को देखने को मिलेगा, जो फार्मर्स ग्रुप्स हैं उन्होंने रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट का सजेशन। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सिंपल सा सजेशन दिया था कि भाई आप कमेटी बना सकते हो, कमेटी बनाकर अच्छी तरीके से बैठ बैठा के बातें कर कर और उसके बाद जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए आप स्टे ऑर्डर लगा दो, लेकिन फार्मर यहाँ पे मान नहीं रहे हैं। फार्मर ने इसे रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट के आदेश को, कोर्ट का सजेशन को। ओके, सजेशन जो था सुप्रीम कोर्ट का उसको अभी मना कर दिया है फार्मर्स ने ना। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 10 पे कोविड-19 कुछ अपडेशन है। वो क्या है कि इंडिया के अंदर अगर आज के टाइम पे हम रिपोर्ट्स देखें तो इंडिया के अंदर जो केसेस हैं वो 170 के आसपास निकल रहे हैं, ठीक है। 170 से भी कम जो है डेली कोविड-19 केसेस निकल रहे हैं। सॉरी, केसेस नहीं है, ये डेथ है, ठीक है। मैं केसेस देख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। इंडिया के अंदर कितने 170 डेली बेसिस पे 170 से भी कम जो है कोविड-19 की वजह से डेथ हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें पहले की, अगर पहले के दिन जो अभी बीच में स्टार्ट हुआ था तेज़ी से फैलना कोविड-19, तो केसेस भी लाखों केसेस रोज़ निकल रहे थे, हज़ारों लोगों की मौत हो रही थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन अब इस समय है नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। और जो डेथ है वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो वहाँ पर भी जो नया कोविड-19 स्ट्रेन देखा गया था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं उस म्यूटेंट यूके स्ट्रेन से, ठीक है। 96 लोग इन्फेक्टेड हैं विद द म्यूटेंट यूके स्ट्रेन, हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बताया है। इंडिया के अंदर भी डेथ वगैरह काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, ये भी बताया ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, जो पैनल है उसने क्लियर कर दिया है कि भाई आपको पार्लियामेंट प्रोजेक्ट बनाना है तो आप बना सकते हो। देखो मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ, पिछले 3-4 दिन से ऑलरेडी मैं कवर कर रहा हूँ। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, इसके अंदर नई पार्लियामेंट क्या है, ठीक है। नया पार्लियामेंट हम लोग बना रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। और नए पार्लियामेंट के आप कह सकते हो साथ साथ हम लोग पूरे के पूरे सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये केस चल रहा था काफ़ी टाइम से, फाइनली ये केस अप्रूव हो चुका है। और जो 3 जजेस की बेंच बैठी थी उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ इस प्रोजेक्ट को बनना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को रीडेवलप होना चाहिए। तो उसको देखते हुए एक क्लियरेंस मिल चुका है, और क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था ये 5 जनवरी को जजमेंट के थ्रू कि भाई आप लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो वर्क को। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने आपको फिर से यहाँ पे बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे एक नज़र आएगा, और इस आर्टिकल में ऑथर के बारे में बात हो रही है जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो एक ऑथर हैं जिनका नाम है वेद मेहता, तो इनकी डेथ हो गई है यूएस के अंदर। अब यूएस के अंदर थे ये, तभी ऑब्वियस सी बात है वही डेथ हुई है। तो देखो, जो ये ऑथर वेद मेहता थे, celebrated Indian American author Ved Mehta, who overcome blindness and became widely known as the 20th century writer। देखो भाई, ये अमेरिका में रहने वाले थे खासकर, पहली बात तो। और उसके बाद देखोगे आप कि इनकी जो ब्लाइंडनेस है, ये जिनकी जो ये अंधे थे शायद, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने शायद नहीं थे ही, तो फिर उसके बाद इन्होंने ओवरकम किया इसको, अपने इस कमज़ोरी से उन्होंने लड़ाई करी, अपने इस कमज़ोरी से ज़बरदस्त तरीके से लड़े और आगे निकल कर आए, उभर के निकल कर आए। आप कह सकते हो ये एक इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो इनका ये करते क्या थे, जो अमेरिकन रीडर्स थे काफ़ी सारे, उनको इंडिया में लेकर आए। मतलब कि वैसे नहीं लेकर आए, मतलब उनकी राइटिंग जो है अच्छी तरीके से पब्लिश करी, और जो है इंडिया के लोगों के लिए जो है आप कह सकते हो अवेलेबल करा कि वो लोग रीड कर सकें ना। उसके बाद अगर हम बात करें, इनकी डेथ हो गई यूएस में, सैटरडे के दिन इनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे बताया गया जो ये मेहता जी हैं इनका जन्म हुआ था प्री पार्टीशन लाहौर में, ठीक है। आप कह सकते हो जो बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उससे पहले इनका जन्म हुआ था। और
1934 में इनका जन्म हुआ था और आप कह सकते हो इनकी 3 साल में ही आँख जो है इनकी चली गई थी। फिर उसके बाद ये अपनी ब्लाइंडनेस से लड़ते ही रहे काफ़ी हद तक, और फिर उसके बाद इन्होंने आगे अपनी एक पहचान छोड़ दी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेहता जी ने कम से कम बहुत सारी आप कह सकते हो बुक्स लिखी हैं, और जिसमें कि आप कह सकते हो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट जो कि 1960 की है, पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया। फिर उसमें महात्मा गांधी एंड हिज अपोस्टल्स, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं इन्होंने, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप इन पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हो क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। ओके, ना उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वर्ल्ड पेज के ऊपर देखेंगे कौन सा आर्टिकल है। पेज नंबर 13 के ऊपर देखेंगे, दैट इज़ वर्ल्ड पेज, देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले आप लोग को ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। यार क्या बकवास चल रहा है, ये हो क्या रहा है। देखो, WHO एक्सपर्ट्स जो हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्सपर्ट हैं वो चाइना में विजिट करेंगे ताकि जो कोविड-19 है उसके ओरिजिन के बारे में पता लगा सकें। ये कोविड-19 जो स्टार्ट हुआ था वो चाइना से हुआ था, तो जो WHO की टीम है वो चाइना जाएगी और देखेगी, उसके ऊपर नई नई रिसर्च करेगी, भाई इसके ओरिजिन के पीछे क्या हाथ है, क्या रीजंस हैं, इसके ऊपर नई नई रिसर्चेस करी जाएंगी, नई नई चीज़ें स्टडी करी जाएंगी। ठीक है, तो फिर अभी हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल कवर किया था कि WHO को मना कर दिया था चाइना ने, लेकिन अब फिर यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। वही तो कह रहा हूँ, क्या बकवास चल रहा है यार। देखो, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने बोल दिया है मंडे में कि एक टीम आएगी एक्सपर्ट की, कौन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि चाइना में अराइव करने वाली है थर्सडे को। आज क्या है, आज ट्यूसडे है, तो परसों ये टीम जाएगी और जो है कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में स्टडी करेगी कि किस तरीके से कोविड-19 ओरिजिन हुआ चाइना के अंदर। एक कंप्लीट स्टडी हम लोग को मिलने वाली है। अगर ये लोग जाते हैं, अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास भी एक कंप्लीट स्टडी होगी और हम लोग भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखने को मिलेगा और हम भी उसको कवर करेंगे। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो, नया वायरस वेरिएंट जो है ये देखने को मिला है, अराइवल फ्रॉम ब्राज़ील। ये जापान ने बोला, जापानीज़ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि भाई नए टाइप का कोविड-19 वेरिएंट देखने को मिला है, कोरोना वायरस नए तरीके का वेरिएंट देखने को मिला है ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, जो कि बिल्कुल अलग है ब्रिटेन से, यानी यूके के अंदर एक नए तरीके का वेरिएंट देखने को मिला था जो कि काफ़ी खतरनाक था, लेकिन अब ब्राज़ील के अंदर नए तरीके का वेरिएंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि यूके के वेरिएंट से बिल्कुल अलग है। तो देखेंगे भाई, ये तो वायरस के ऊपर वायरस, आप कह सकते हो नए वेरिएंट के ऊपर वेरिएंट प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं अपने एडिटोरियल के ऊपर, देखेंगे 2 से 3 एडिटोरियल जो कि इंपॉर्टेंट है आज के, उनके ऊपर हम लोग डीपली डिस्कशन करने वाले हैं ना। पेज नंबर 6 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ एडिटोरियल। और एडिटोरियल में सबसे पहला आर्टिकल ये वाला आता है। ये बकवास आर्टिकल है, इसमें इतना कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो, इस आर्टिकल में बताया गया जो पैंडेमिक है, इस कोविड-19 की वजह से सब कुछ शट डाउन हो गया, स्कूल तक शट डाउन हो गए, लेकिन जो अभी तक एक चीज़ बंद है वो क्या है, स्कूल। सब चीज़ें लगभग ओपन हो चुकी हैं लेकिन स्कूल अभी तक बंद है। देखो, लंबे समय से स्कूल बंद होने के कारण काफ़ी हद तक हो सकता है बच्चे ड्रॉप आउट कर लें, ड्रॉप आउट रेट बढ़ सकता है, काफ़ी हद तक आप कह सकते हो वायलेंस बढ़ सकता है बहुत सारी। आप कह सकते हो कि जो एजुकेशन है वो नहीं स्प्रेड हो पाएगी, एजुकेशन कम हो जाएगी, लिटरेसी रेट कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो गर्ल्स हैं उनके अगर वो स्कूल्स वगैरह नहीं जाएंगी तो उन्हें कोई एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उठती हुई दिखाई देने वाली है हम लोगों को। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने क्या बोला है, उसने एक बोला है कि भाई जो स्कूल से आने वाले टाइम में क्या होगा कि वो लोग जो भी उसके नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको रिलैक्स करेंगे, उनको इजी करेंगे, जिससे कि लोग एडमिशन ले पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ जो भाई ड्रॉपिंग आउट रेट है वो कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि ड्रॉपिंग आउट रेट बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लोग स्कूल छोड़ देंगे, बच्चे स्कूल छोड़ देंगे क्योंकि लंबे समय से अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो एजुकेशन हमारा काफ़ी हद तक बर्बाद हो सकता है और आज के टाइम पर भी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया कि पैंडमिक ने तो कमर तोड़ ही दी है, लेकिन हम लोगों को स्कूल्स के नॉर्म्स वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको अगर हम हल्के कर देते हैं तो काफ़ी हद तक ऐसे चांसेस हैं कि ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको ये वाला एडिटोरियल देखने को मिलेगा। इस एडिटोरियल में आधे से ज़्यादा बकवास है, जो काम की चीज़ है वो क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो ये एडिटोरियल है, जो ये ऑथर हैं, इन्होंने ये आर्टिकल आपके एग्ज़ाम को देखकर नहीं लिखा है।
ये एडिटोरियल लिखे गए हैं सभी के लिए, क्योंकि भाई आप सिर्फ एग्जाम वाले इस न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे। तो सभी के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ना कि एस्पिरेंट्स के लिए लिखा गया है। तो इसमें से आपको अपने काम की चीज़ निकालनी है, बाकी चीज़ उठा के फेंकनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो देखो हमने बात करेंगे वापस से इंडिया के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। इस आर्टिकल को मैं काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन हम फिर से बात करने वाले हैं। देखो, इंडिया को इमेजिन करेंगे और इंडिया के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ को इमेजिन करेंगे, और जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके उनके साथ आज के टाइम पे भारत के रिलेशन कैसे हैं। तो सबसे पहले नाम लिया गया चाइना के, ठीक है। चलो, इंडिया और चाइना को सबसे पहले पकड़ते हैं। इंडिया के साथ किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले चाइना को। तो जो चाइना है उसके साथ आज के टाइम पर हमारे रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप देखोगे साल भर हो चुका है, 1 साल से आपस में हम दोनों के रिलेशंस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पाए हैं। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं हमने 2020 में। पूरा 2020 जो है हम आपस में हमारे बॉर्डर की स्टैंड ऑफ पर निकल गया, मीटिंग करते करते निकल गया, कमांडर के बीच में बातें करते करते निकल चुका है पूरा साल, और आज तक सॉल्यूशन नहीं निकल कर आया है। तो इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब है, सबसे पहला। दूसरा जो है, अगर हम बात करें इंडिया के साथ लेंगे ईरान को, ईरान के साथ भी आज के टाइम पर देखें तो जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं, इतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैंक्शंस देखने को मिल जाते हैं ईरान के ऊपर। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस आ गए थे कि और फिर उसके बाद सैंक्शंस आ गए थे कि कोई भी इससे पेट्रोल नहीं लेगा, ये सारी चीज़ें। तो इंडिया के साथ भी काफ़ी हद तक रिलेशन ख़राब हो चुके हैं ईरान के, ठीक है। ईरान और इंडिया के दोनों के रिलेशन ख़राब हो चुके हैं 2020 के टाइम पर। नाउ अब लेते हैं अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान के साथ भी कुछ इतने अच्छे रिलेशंस हैं नहीं, और आप कह सकते हो यहाँ पे इन दोनों के रिलेशंस भी काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और पाकिस्तान की तो भाई तुम बात ही छोड़ दो, इंडिया और पाकिस्तान की छोड़ें बात, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के रिलेशन कब से मेंटेन हो गए, इन दोनों के रिलेशन शुरू से ही ख़राब है। नाउ बात करें नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ भी आज के टाइम पे जो रिलेशन है वो कंटिन्यू ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है। और लगातार जो है कम होते जा रहे हैं रिलेशंस, क्योंकि नेपाल जो है काफ़ी हद तक आप कह सकते हो मिलता जा रहा है चाइना के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना के साथ मिलता जाएगा तो फिर ऐसी सिचुएशन तो आएगी ही, इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब होंगे ही ना। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया ने काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए हैं कि वो अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सके। किस किस के साथ? बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ। तो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन तीनों के साथ आप कह सकते हो इंडिया ने पूरी तरह से कोशिश करी कि इनके साथ रिलेशन मेंटेन करके रख सके। भाई कोई तो होना चाहिए, कोई आसपास की कंट्री हैं और आसपास के रिलेशन ही मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। तो कोशिश काफ़ी करी थी, लेकिन आज के टाइम पर रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है। मतलब है रिलेशन इतने इतने भी अच्छे नहीं हैं, बट है। लेकिन अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर भी चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। आप कह सकते हो चाइना और श्रीलंका भी काफ़ी हद तक इनके रिलेशंस भी अच्छे होते जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इंडिया के साथ तो बेकार होंगे ही ना। उसके बाद अगर हम बात करें 2021 में, ये सब 2020 के रिलेशन तो पूरी तरह से ख़राब थे, मैंने 2020 में बता दिए हैं, लेकिन आज के टाइम पर भी रिलेशन वैसे चल ही रहे हैं। तो वही बताया गया भाई, जो 2021 है वो सिग्निफाई कर रहा है कि भाई जो फॉरेन पॉलिसी है, वॉरेन पॉलिसी की जो कैपेबिलिटी है वो शार्प ड्रॉप होने वाली है, बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है। जो इंडिया के रिलेशंस हैं विद दी फॉरेन कंट्रीज़, विद दी नेबरिंग कंट्रीज़, उनके साथ रिलेशन काफ़ी हद तक डाउन रहने वाले हैं 2021 में भी, ठीक है। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई अपना जो आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा सके पूरे दुनिया के अंदर, उसे अपना रोल जो है उसको बढ़ा सके, एक एमर्जिंग पावर बन सके। लेकिन आज के टाइम पर ऐसी सिचुएशन हम लोगों को नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि बाकी सारी कंट्री से जो हमारे रिलेशन काफ़ी हद तक, जैसे कहो कि यूएस के साथ अच्छे हैं हमारे रिलेशंस, लेकिन यहाँ आपस की हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में ही रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर आएंगे। पेज नंबर 7 पर एक और आर्टिकल है, यहाँ पर बताया जा रहा है आ स्टेप बैक इन जेंडर इक्वालिटी के बारे में। देखो, बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है तमिलनाडु की, है क्या? देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। सबसे पहले देखो, जो वेमेन के बारे में बात करी गई, जो वेमेन है और मेन है दोनों को लेकर बात करी गई है, खासकर तमिलनाडु को लिया है और फिर उसके बाद पूरे इंडिया को कवर करा गया है। तो जो वेमेन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है कि वो जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, यानी कि उसके लिए वेमेन को पेमेंट तो मिलती नहीं है, जो डोमेस्टिक वर्क है, घर का सारा काम है, केयर वर्क है, तो यहाँ पे वेमेन के ऊपर इस चीज़ का बर्डन बहुत है, ठीक है। वेमेन के ऊपर अनपेड डोमेस्टिक वर्क, यानी कि जो भी घर का काम है या फिर केयर वर्क है, वो बहुत ज़्यादा उसका बर्डन है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ मिलता भी नहीं है वेमेन को। तो अगर हम बात करें तमिलनाडु के अंदर, इसको सिचुएशन देखने को मिल रही है तमिलनाडु के अंदर काफ़ी हद तक ज़्यादा है ये। तो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे का नाम है ऑल इंडिया टाइम यूथ सर्वे। तो इसमें 2019 का सर्वे, इसने ये बोला कि जो 82% फीमेल्स हैं वो
आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, उन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन है अनपेड डोमेस्टिक वर्क का। अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू दी मेल्स, यानी कि 82% फीमेल के पास बर्डन है और साथ ही साथ 24% मेल के ऊपर बर्डन है, यानी कि दोनों के अंदर जेंडर गैप है बहुत ज़्यादा। बर्डन हो तो इक्वल बर्डन हो तो ज़्यादा अच्छा है, फीमेल के ऊपर ज़्यादा बर्डन क्यों है? ठीक है, तो ये जेंडर गैप एक तरीके से देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एग्जैक्टली इस आर्टिकल में ऑथर के द्वारा यही बताया गया ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये तो हमने बात करी तमिलनाडु की। उसके बाद अगर हम बात करें जो वेमेन है उस जिनकी एज है 15 to 59, तो 90% ऑफ फीमेल्स जो हैं उनके ऊपर बर्डन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मेल्स की तो उनके ऊपर 20% जो मेल हैं उनके ऊपर बर्डन देखने को मिलता है। अगेन जेंडर गैप देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पूरे के पूरे भारत लेवल पर, पूरे के पूरे इंडिया लेवल के ऊपर, तो 81% जो फीमेल्स हैं, 81% महिलाएं हैं, उनके ऊपर बर्डन देखने को मिलता है ज़्यादा, और 26% मेल के ऊपर बर्डन देखने को मिलता है। अगेन जेंडर गैप देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक जेंडर गैप है, ऐसा जेंडर गैप नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे ऑथर के द्वारा बताया गया कि जो बर्डन है तो वो इक्वल होना चाहिए, या फिर फीमेल के ऊपर भी एक बर्डन कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाते हैं जो बर्डन की वजह से फीमेल की हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो एक विमेन जो है, सॉरी फीमेल जो है, कितना टाइम अपना लगाती है? 261 मिनट हर रोज़ वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती है। ठीक है, अगर मैन की बात करें तो भाई वो सिर्फ 90 मिनट काम करता है, अनपेड डोमेस्टिक वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई, और बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है, जो फीमेल्स हैं वो कम से कम 83% ज़्यादा बर्डन सह रही हैं एज़ कम्पेयर टू दी मेल्स। ठीक है, और ये तमिलनाडु हो चाहे इंडिया हो, इस सभी का डेटा, यानी कि भारत में भी जो ये सिचुएशन है, खैर तमिलनाडु भी भारत में ही है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पूरा का पूरा सिचुएशन ये है, 83% फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है इस अनपेड डोमेस्टिक वर्क का। नाउ देखो, इस आर्टिकल के अंदर सोल्यूशन तो इसका बताया नहीं गया है, बोला गया है सोल्यूशन निकाला जाए। और यहाँ पे देखो बात ये करी जा रही थी कि अगर ये अनपेड डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं तो इनको पैसा प्रोवाइड करवा दिया जाए। ठीक है, इनको इनका वेज प्रोवाइड करवा दिया जाए। अगर वेज प्रोवाइड करवा देते हैं तो इससे भी कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि बर्डन तो उतना पड़ ही रहा है। तो इससे अच्छा क्या करा जाए, बर्डन को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए। वापस से बर्डन को अच्छी तरीके से देखकर आप कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन करा जाए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से अगर आप पैसा प्रोवाइड करवाओगे तो काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है, तो ये जो जेंडर है, जेंडर नीड्स रिड्यूसिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग विमेंस बर्डन, यानी कि जो विमेन के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपस में लोगों को देखना पड़ेगा, जो फीमेल है उसके ऊपर भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो बर्डन है वो विमेन के ऊपर आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।